नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम राजस्थान का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक में से आज राजस्थान कला संस्कृति का एक नया टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग व किले, एक ही बात है। दुर्ग व किले, दुर्ग व किले आप सबको पता है, प्राचीन समय में राजा महाराजाओं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की प्रजा की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाते थे। दुर्ग क्यों बनाते थे? सुरक्षा के लिए। अब सुरक्षा किससे होती थी? कोई बाहरी आक्रमण हो सकता था। उस समय राजा राज परिवार होते थे, उनकी सुरक्षा के लिए ये सारे दुर्ग और किले बनाए जाते थे। दुर्ग और किले प्राचीन समय से हमारे सभ्यता में है। शायद आपने पढ़ा होगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में दुर्गीकरण का अवशेष मिलता है। इसका मतलब हुआ कि आज से लगभग 2-3 हजार साल पहले की बात, ईसा पूर्व की बात है। उस समय भी क्या दुर्ग और किलों का निर्माण होता था सुरक्षा के लिए। सभी प्रकार की सुरक्षा हो, चाहे बाहरी आक्रमण हो, आंतरिक आक्रमण हो, उसमें तो ये किले और दुर्गों का निर्माण होता था। लेकिन मुख्य रूप से किले और दुर्गों का निर्माण राजा अपने क्षेत्र के हिसाब से तय करते थे कि दुर्ग कहां बनाना है, कौन सी जगह पर बनाना है। सबसे पहले शायद आपको पता है, महाभारत का नाम सुना होगा। तो महाभारत के अंदर 6 दुर्गों का उल्लेख मिलता है। कितने दुर्गों का उल्लेख मिलता है? 6 दुर्गों का उल्लेख मिलता है महाभारत काल में। महाभारत के काल में ही 6 दुर्गों के साथ मनुस्मृति, उसमें भी 6 दुर्गों का उल्लेख मिलता है। और सबसे पहले मनुस्मृति में ही दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। तो हम आगे चल रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन से दुर्ग है, कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं और कौन से दुर्ग का क्या क्या कार्य होते हैं, वह बनाने का कारण क्या था। चलिए देखो, दुर्ग हम पढ़ रहे राजस्थान के दुर्ग। इन राजस्थान के दुर्ग में राजस्थान के दुर्ग में सबसे पहले वर्गीकरण किस में हुआ था? मनुस्मृति में हुआ था। किस में हुआ था? मनुस्मृति में इसका सबसे पहले क्या हुआ था? वर्गीकरण हुआ। ठीक है। मनुस्मृति में सबसे अच्छा दुर्ग, सबसे अच्छा दुर्ग गिरि दुर्ग को बताया गया। किस दुर्ग को बताया? गिरि। गिरि यानी पर्वत, यानी पर्वत दुर्गों, गिरि दुर्गों यानी पर्वत पर बनने वाले दुर्गों को सबसे अच्छा बताया गया है। ये कि ये बात कौटिल्य ने, चाणक्य, विष्णुगुप्त, आपने नाम ही सुना होगा, मौर्य साम्राज्य के समय की बात है। तो कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ में गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा बताया है। तो सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा? गिरि दुर्ग। किसने बताया? मनुस्मृति ने। और कौटिल्य ने भी ये चीज बताई कि गिरि दुर्ग है वो सबसे अच्छा होता है। अब इसमें तो 6 भागों में बांटा गया था, लेकिन हमारे एग्जाम में क्या आता है उस व्यू से हम चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो, कौटिल्य के अनुसार राज्य सुरक्षा के लिए दुर्ग 4 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के दुर्ग होते थे राज्य की सुरक्षा के लिए। कौन कौन से 4 प्रकार के दुर्ग? औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, दानव दुर्ग और वन दुर्ग। औदक दुर्ग लिखा है हमने वापस। औदक दुर्ग, यह दुर्ग जल से गिरा होता था, यानी ऐसा दुर्ग समुद्र, नदी या झील के किनारे या उसके बीच में हो, उसको औदक दुर्ग कहते हैं। औदक दुर्ग का मतलब क्या? जल दुर्ग। औदक दुर्ग का मतलब क्या? जल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो समुद्र हो,
चाहे झील हो चाहे नदी हो उसके किनारे या झीलों के आसपास या झीलों के मध्य या किसी संगम के मध्य में बना हो उसको औदक दुर्ग जल दुर्ग कहते हैं। और कौटिल्य ने बताया कि मुख्यतः 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं, जिसमें से प्रथम कौन सा? औदक दुर्ग। दूसरा पर्वत। पर्वत यहां तो लिखा है पर्वत। पर्वत यानी पहाड़ी, पठार। पर्वतों पर, पठारों पर, पहाड़ियों पर बनने वाले दुर्ग को पर्वत दुर्ग कहा गया है। यह दुर्ग पर्वत या पहाड़ी पर स्थित होता था, बिल्कुल, इसलिए इसको पर्वत दुर्ग कहते थे। दानवीय दुर्ग, तीसरा है दानवीय दुर्ग। दानवीय क्या मतलब? यह दुर्ग, या लिखा ही नहीं इन्होंने, लिख देते हैं मरुस्थल। मरुस्थल या रेगिस्तान। मरुस्थल या रेगिस्तान यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो या रेगिस्तान हो, वो दुर्ग दानवीय दुर्ग के अंदर आएगा। दानवीय के दुर्ग का मतलब हुआ कि उसके चारों तरफ रेत रेत हो। चौथा दुर्ग है वन दुर्ग। वन दुर्ग का मतलब यह दुर्ग जंगल में स्थित होता है, इसको वन दुर्ग कहते हैं। ये तो लगभग नाम से ही पता है। दानवीय दुर्ग, ये ध्यान रखना है कि मरुस्थल के आसपास वाला क्षेत्र या मरुस्थल के मध्य में बनने वाला दुर्ग है वो दानवीय दुर्ग है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कौटिल्य के अनुसार राज्य सुरक्षा के लिए 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, दानवीय दुर्ग और वन दुर्ग के अंदर उल्लेख मिलता है। यह औदक दुर्ग जल से गिरा हुआ, दानवीय दुर्ग मरुस्थल से गिरा हुआ, वन दुर्ग जंगलों से गिरा हुआ और पर्वत दुर्ग है वो पहाड़ियों के ऊपर या पर्वतों के ऊपर बनाए जाते थे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। चलो, हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको देखना है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 तत्व निर्माण हैं। ये राज्य कैसे बनता है? कोई राजा अपना शासन करता है तो उस राज्य का निर्माण किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी राज्य के 7 सिद्धांत है। अगर उस सिद्धांत के तत्वों के अनुसार अगर राज्य है तो राज्य कहलाएगा, अन्यथा वो राज्य नहीं है। उसके राज्य की सुरक्षा फिर नहीं हो सकती। इसमें क्या देखिए, स्वामी, स्वामी का मतलब राजा, यानी राजा ना, यानी कह दे अगर कोई राज्य है उसमें राजा होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? राजा। दूसरा चीज अमात्य। अमात्य का मतलब मंत्री। मंत्री, अगर एक राज्य है तो उसमें राजा होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मित्र होने चाहिए। मित्र, मित्र का मतलब पड़ोसी राज्य के अच्छे व्यवहार होने चाहिए ताकि वो मित्रवत संबंध रख सके, ताकि वो राज्य की सुरक्षा मिल सके। मित्र भी होना चाहिए। कोष, ये कोष थोड़ा लिखा है, ये कोष, ये वाला आएगा कोष। कोष होना चाहिए, पैसा होना चाहिए राज्य के पास, तभी तो राज्य चलेगा, उसकी अर्थव्यवस्था चलेगी, अन्यथा चल नहीं सकती। तो राज्य के पास कोष भी होना चाहिए। राष्ट्र, जो राज्य जिसमें है उसका राष्ट्र, उसकी देशभक्ति होनी चाहिए, वह राष्ट्र होना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, उसका दुर्ग होना चाहिए और उसकी सेना होनी चाहिए। सेना तो आपको पता है सुरक्षा के लिए दुर्ग होना चाहिए। तो समझो एक दुर्गों का महत्व कितना हो सकता है कि शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। उस 7 अंगों में से एक अंग हमारा जो हम आज का टॉपिक है वो क्या है? दुर्ग। दुर्ग भी है उसमें। क्या है? दुर्ग भी है उसमें। क्यों? क्योंकि राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य अगर लगातार रहे, ये राज्य का विघटन ना हो, राज्य पर कोई दूसरा आक्रमण ना कर दे, राज्य कोई हड़प ना ले, इसके लिए दुर्ग की भी आवश्यकता अनिवार्य है। शुक्र नीति में कहा गया क्या कि राज्य इन 7 तत्वों, निर्माण तत्वों में से, देखो अगर एक राज्य है, मान लेते एक मानव है, एक राज्य है, मान लेते एक मानव है, मनुष्य है, तो उस राज्य के तत्व क्या क्या होंगे? तो देखो, स्वामी एंड राजा, उस राज्य का सर महत्वपूर्ण भाग है, तो सर राज्य राजा को माना गया। अमात्य एंड मंत्री को नेत्र माना गया, यानी आंखों से हम सब कुछ देख सकते हैं, तो उस राज्य का मंत्री सब कुछ जानता है, उसको देखता है, तो ये अमात्य नेत्र। मित्र, मित्र, मित्र क्या? कर्ण, कर्ण यानी कान। पड़ोसी राज्य हो, मित्रवत हो या मित्र हो, वो कान है, कान की तरह काम करते। कोई दूसरे आक्रमण करे उससे पहले आपको सूचना मिल जाए, वगैरह वगैरह की बात हो गई, तो मित्रवत संबंध पड़ोसी राज्य से वो कान की तरह काम करते। ये कोष,
कोष मुख की तरह काम करता है। जिस प्रकार बोलते हैं, अगर पैसा है, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो जैसा कहोगे वैसा जनता करेगी, जैसे कहोगे वैसे जनता सेना करेगी। अगर कोष नहीं है तो फिर आपको पता ही है कि अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो फिर वो राज्य गरीब हो जाएगा और जनता महामारी वगैरह आ जाएगी, तो उसमें कोई मतलब नहीं। सेना, सेना क्या है? सेना उसका मन, मन में क्या है। अगर सेना उस राज्य के प्रति देशभक्त है तो सेना बहुत अच्छी काम करेगी, राज्य बहुत अच्छा पनपेगा। नहीं तो फिर सेना के मन में अगर विद्रोह की भावना आ गई तो फिर राज्य का विनाश होना तय है। तो सेना एक प्रकार का मन है, और मन को दृष्ट रखने के लिए हम बात ही करते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन होना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो हम ये बात करें, दुर्ग, दुर्ग उसकी भुजाएं हैं। क्या है? भुजाएं किसकी? एक राज्य की। अगर जिस राज्य में दुर्ग है वो राज्य का भुजाएं कौन सी होगी? दुर्ग होगा। भुजाएं पता ही है, जिस प्रकार युद्ध करने के लिए भुजाओं का काम होता है, उसी प्रकार युद्ध में बने रहने के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए हाथों दुर्ग की आवश्यकता है। हम भी कोई भी काम भुजाओं से करते, हाथों से करते हैं, तो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्या होगा कि दुर्ग भुजाएं की तरह है, और राष्ट्र एक पैर की तरह, राष्ट्र यानी देश, देश पैर की तरह जैसे राष्ट्र होगा उस प्रकार हमें राज्य को चलाना होगा। आगे बात समझ में। तो मुख्य रूप से क्या बात हुई कि शुक्र नीति के अनुसार भी राज्य के 7 अंगों में से एक अंग दुर्ग को माना गया। कहने का मतलब यह है, दुर्ग को माना गया, और दुर्ग को भुजाएं कहा गया है, यानी हाथ कहा गया, भुजाएं कहा है, भुजा बल कहा गया है। तो ये शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग का कितना महत्व होगा आप ही मानिए, दुर्ग का कितना महत्व होगा वो आप ही मानिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी ना, नॉर्मल सी चीज है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं, या इनमें से कौन सा नहीं है। देखो, स्वामी राजा, महामतिन मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, ये सारी चीज एक राज्य के पास होनी चाहिए, तो वो राज्य ताकतवर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार कौन कौन से 9 प्रकार होते हैं देख लीजिए। एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, परिधि दुर्ग, वन दुर्ग, दानवीय दुर्ग, ये यहाँ दानवीय से ही लिखा ना, दानवीय दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। ये 9 प्रकार के दुर्ग हैं जो शुक्र नीति के अनुसार है। किसके अनुसार है? शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्गों का वर्गीकरण किया गया, 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए। अब इसमें क्या क्या, चलो आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, बिल्कुल आराम से देखो। एरण दुर्ग, एरण दुर्ग क्या लिखा है एरण दुर्ग में? पत्थरों से घिरा हुआ मार्ग, ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसका रास्ता पत्थरों से पथरीला रास्ता हो उसको कहेंगे एरण दुर्ग। इसमें अगर कोई एक दुर्ग का उदाहरण का नाम दे तो हम कह सकते हैं कि रणथंभौर का दुर्ग है। कौन सा? रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग इस श्रेणी में आता। किस श्रेणी में? एरण दुर्ग की श्रेणी में रणथंभौर का दुर्ग आता। हालांकि रणथंभौर का दुर्ग सभी, रणथंभौर का दुर्ग सभी श्रेणियों में आता है, इसीलिए दुर्गों का दुर्गाधीश रणथंभौर का कहा जाता है। किसको? रणथंभौर को कहा जाता है। तो रणथंभौर इसका एक अच्छा सा उदाहरण है। पथरीली जगहों या रास्ते में जो पथरीला होता है वो एरण दुर्ग के आते हैं। पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो वो पारिक दुर्ग। और पारिक दुर्ग हमारे जूनागढ़ का दुर्ग भी आता है। जूनागढ़, जूनागढ़ कहाँ? जूनागढ़ का किला बीकानेर, तो बीकानेर का किला भी पारिक दुर्ग की तरफ आता है, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है? खाई है। खाई का मतलब गड्ढा चारों तरफ, और वो बीच में बनाया गया है पारिक दुर्ग। अगला एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग। तीसरा है परिधि दुर्ग। परिधि का मतलब आप जानते हो दीवार। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दीवार हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? दीवार हो, वो परिधि दुर्ग होता है। और कालीबंगा सभ्यता में परगोटा द्वारा, परगोटा आपने शायद पढ़ा होगा, तो परिधि दुर्ग जिसके चारों तरफ दीवार हो वो ऐसा दुर्ग है। वन दुर्ग, वन या जंगलों में स्थित दुर्ग उसको वन दुर्ग कहते हैं। इसमें भी रणथंभौर वगैरह बहुत सारे दुर्ग आएंगे, आगे पढ़ेंगे, बात करेंगे। दानवीय दुर्ग
धानवे मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित हो उसको धानवे दुर्ग कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थित दुर्ग को धानवे दुर्ग कहते हैं। और मरुस्थल आपको पता है, जैसलमेर, सोनारगढ़ का किला, बीकानेर का किला, भटनेर का किला, ये सारा किस में आता है? धानवे दुर्ग में आता है, क्योंकि वो रेगिस्तान में है। किसमें है? रेगिस्तान में। ये समझ में आ रहा होगा? 5, ये 5 पढ़ लिए ना हमने, ठीक है। ये 5 चीज है, एरण, परिधि, पारिक, वन और धानवे। कोई डाउट? डाउट नहीं? देख लो एक बार आराम से। ये सारी चीजें, एरन दुर्ग पत्थरों से घिरा हुआ मार्ग हो, वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आएगा, जिसके चारों तरफ खाई हो। पारिक, देखो खाई और खा से खाई और ख ये करोगे तो याद हो जाएगा। ये परिधि, परिधि का मतलब जानते हो चारों तरफ की दीवार होती है। वन का मतलब जानते हो जंगल होता है। धानवे का मतलब मरुस्थल होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो सर, बिल्कुल चलते हैं। चलिए अगला, जल दुर्ग। जल दुर्ग चारों ओर जल से घिरा हुआ भाग हो, वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे हम गागरोन का किला आगे पढ़ेंगे, बेसरोडगढ़ का किला पढ़ेंगे, जिसके चारों तरफ क्या है? जल है, वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसको उदक दुर्ग भी हमने पहले पढ़ लिया है। देखो अगला है गिरि दुर्ग। पर्वत पार पठार के ऊपर बने दुर्ग को क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग कहते हैं। तो पर्वत पार पठार के ऊपर जो बनने वाले दुर्ग हैं वो क्या कहलाएंगे? गिरि दुर्ग कराएंगे। जिस सारे लगभग राजस्थान के बहुत सारे किले हैं जो गिरि दुर्ग की श्रेणी में। जैसे सबसे बड़ा आ जाएगा हमारा चित्तौड़गढ़ का किला, जो मेसा के पठार पर है, तो वो इस श्रेणी में आएगा। सैन्य दुर्ग, ये भी लगभग सारी जगह पर होता है। सैन्य दुर्ग सैनिकों के लिए बनाया गया दुर्ग सैन्य दुर्ग होता है, जिसे विशेष रूप से सैनिकों को रखा जाता है। किसी युद्ध क्षेत्र में अगर जाने के लिए अगर सेना की आवश्यकता हो तो सीधा उस दुर्ग से निकाले और युद्ध करने के लिए जाएगा, तो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आएगा। जहां पर शाही दुर्ग, शाही दुर्ग शूरवीरों के लिए बनाए गए दुर्ग, यानी अपने देश के लिए, अपने राज्यों के लिए जो लड़ने वाले जो सैनिक हैं या जो जनमानस है, वो अपने देश के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की होती है, वो शाही दुर्ग की श्रेणी में आता है। कोई डाउट है? नहीं? चलिए आगे चलते हैं। समझ में तो आ रहा होगा। हम आशा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आने वाले एग्जामों में आपको इससे बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। आपसे भी निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ अच्छी जानकारी मिल सके। और 100% हम दावा कर सकते हैं कि आने वाले एग्जामों में हमारी क्लासों में से बहुत क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो 9 प्रकार के दुर्ग हो गए। कौन कौन से 9 प्रकार के हो गए? ये हमने पहले पढ़ लिया था। देखो एरण, परिधि, पारिक, परिधि, वन, धानवीय दुर्ग, इसके अलावा जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और शाही दुर्ग के बारे में पढ़ा है। ये सामान्य है चीजें, इसमें ज्यादा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बेसिक चीज है जो हमें दुर्ग पढ़ने से पहले हमको पढ़नी जरूरी है। चलिए, ताकि समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है? भारत में सर्वाधिक दुर्ग, देखो भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके समय में, मराठों के समय में बहुत सारे दुर्ग बने। ऐसे ऐसे दुर्ग बने। मैं सहित अगली क्लास में महाराष्ट्र के कुछ दुर्गों को तस्वीर लेके आपको बताऊंगा कि वास्तव में ऐसे दुर्ग कैसे। तो सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, और हमारा राजस्थान तीसरे स्थान पर है, जहां पर सर्वाधिक क्या है? दुर्ग है। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, ये फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश। और थर्ड नंबर पर कौन सा है? हमारा राजस्थान। रंग रंगीलो राजस्थान तीसरे स्थान पर है सर्वाधिक दुर्ग। अगर राजस्थान तीसरे स्थान पर दुर्ग है, राजस्थान में कितने दुर्ग सोच सकते हो, तो सोचो महाराष्ट्र में कितने होंगे। तो सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, और तीसरा नंबर हमारा राजस्थान का आता है, उसमें राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में। कहाँ पे है? जयपुर जिले में। तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में। ये सामान्य जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य भारत में सर्वाधिक दुर्ग किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। राजस्थान में भी सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? तो जयपुर जिले में। कहां पर है? जयपुर जिले। राजस्थान का पहला दुर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
कि राजस्थान का पहला दुर्ग कौन सा है। तो राजस्थान का पहला दुर्ग भटनेर का दुर्ग है, जो हनुमानगढ़ जिले में है। भूपत भाटी ने बनाया था। कब बनाया था? 258 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, राजस्थान का पहला दुर्ग भटनेर का दुर्ग है। ये कहां पर है? ये हनुमानगढ़ में। हनुमान राजस्थान का पहला दुर्ग भटनेर का दुर्ग है, जो हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण 258 ईस्वी में भूपत भाटी ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूपत भाटी ने करवाया था। और ये मिट्टी का बना दुर्ग है। मिट्टी का बना मतलब इसमें सीमेंट कंक्रीट का काम नहीं किया गया, ये मिट्टी से गारा करके ही बनाया गया है, मिट्टी का दुर्ग है। ठीक है, कौन सा? भटनेर का दुर्ग, जो हनुमानगढ़ में भूपत भाटी ने। राजस्थान का अंतिम दुर्ग लोहागढ़ माना जाता है। कौन सा माना जाता है? लोहागढ़। हालांकि ऐसे तो कहे तो मोहनगढ़ का दुर्ग जैसलमेर, उसको भी माना जाता है, लेकिन हमें जो हमारा राजस्थान बोर्ड की किताब है उसमें लोहागढ़ माना गया, तो हम भी लोहागढ़ ही मान रहे हैं। तो राजस्थान के अंतिम दुर्ग लोहागढ़ को माना जाता है। लोहागढ़ कहां पर? भरतपुर में ना। लोहगढ़ कहां पर? भरतपुर में। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। और इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ना इसमें मुगलों ने जीता ना अंग्रेजों ने जीता, इसलिए इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे, सारी चर्चा करेंगे भटनेर के दुर्ग के बारे में, लोहगढ़ दुर्ग के बारे में वगैरह। ठीक है, ये दोनों दुर्ग मिट्टी से बने हैं। ये देखो, ये एक अद्भुत सहयोग ही है कि राजस्थान का पहला दुर्ग जब बना था 258 ईस्वी में, वो भी मिट्टी का बना। जो अंतिम दुर्ग माना जाता है वो भी मिट्टी का बना हुआ, यानी पहला और अंतिम दोनों मिट्टी के बने दुर्ग हैं। राजस्थान से मिट्टी के बने दुर्ग सिर्फ 2 ही हैं, और दोनों कहां पर? राजस्थान में। एक ये भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में, और ये लोहगढ़ का दुर्ग भरतपुर में है। महाराजा सूरजमल जाट ने लोहगढ़ दुर्ग बनाया और भटनेर का दुर्ग भूपत भाटी ने बनाया। कोई डाउट? नहीं सर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही देखो सफलता मेहनत मांगती है, और लगातार मेहनत करोगे तो आप 100% सफल हो जाओगे, और अपना और अपने परिवार का भी नाम रोशन करोगे। तो ये 40 चीजें हम देख रहे हैं। तो राजस्थान का दुर्ग है पहला भटनेर का, और अंतिम लोहागढ़ को माना जाता है। और ये दोनों दुर्ग हैं मिट्टी के बने दुर्ग के। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। स्पीड ज़्यादा तो नहीं, हम कहेंगे हाँ, और मैं हट जाता हूँ, आप लिख लेना। और इसके अलावा ये सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, सारी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, हाँ, कुछ दुर्ग की कुछ परिभाषा और भी है। ये आ गया, जैसे एक कागमुखी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? कागमुखी दुर्ग। अब कागमुखी दुर्ग में क्या होता है कि आगे से रास्ता सकरा और पीछे से रास्ता फैला हुआ होता है। जैसे कि ये दुर्ग है, उदाहरण दे रहे का मेहरानगढ़, और मैं कहूँ तो लगभग सारे लोग मेहरानगढ़ गए होंगे, नहीं गए हो तो चले जाना, वहां पर देखना। ऐसा स्थिति है, जैसे मान लेते ये दुर्ग का प्रवेश द्वार, यहाँ इस प्रवेश द्वार में जाएंगे तो इसका रास्ता ऐसे होगा, और पीछे जाता हुआ इसका क्या हो जाएगा? फैल जाएगा रास्ता। तो ये प्रवेश द्वार इधर से, वो तो सकड़ा होगा, और पीछे से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ऐसे दुर्ग को क्या कहेंगे? कागमुखी दुर्ग कहेंगे। कैसा दुर्ग कहेंगे? कागमुखी। काग यानी कौवे की मुख, यानी मुख के समान। कौवे का मुख भी आगे से पतला और पीछे से तो बड़ा होता है। तो कागमुखी दुर्ग कहा गया मेहरानगढ़ को, जिसके आगे से रास्ता क्या? सकरा, और पीछे से रास्ता फैला हुआ होता है, उसको कागमुखी कहते हैं। ठीक है, एक होता है। इसमें एक होता है जीवरेखा। जीवरेखा, जीवरेखा क्या है कि दुर्ग के रास्ते में एक छोटा दुर्ग जो सैनिकों के लिए होता है उसे लघु दुर्ग भी कहते हैं। ये और किले की आत्मा कह देते हैं। क्या कहते हैं? किले की आत्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक सवाल, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये एक एग्जाम में पूछा गया। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने ये सवाल पूछा है। ठीक है, क्या पूछा गया कि किले की आत्मा किसे कहते हैं? तो जीव रेखा को कहते हैं किले की आत्मा। कैसे? देखो, ये दुर्ग है, यहां बता देता हूं मैं। एक दुर्ग है, ये दुर्ग एंट्री इधर से हो गई। अगर ये जा रहा है इधर, और यहां पर महल है राजाओं के, यहां पर महल है, और ये दुर्ग की एंट्री हो गई, तो बीच में एक दुर्ग बनेगा। वो कौन सा? उसको क्या कहेंगे? जीव रेखा। क्या कहेंगे? जीव रेखा। अब ये जीव रेखा क्या होगे? यहां पर सैनिक रहेंगे, कोई भी विद्रोही, कोई भी आक्रमणकारी,
कोई भी शत्रु अगर आएगा, एंट्री तो करेगा, लेकिन पहले उनसे लड़ना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ेगा, इसीलिए उसको आत्मा कहेंगे। अगर ये दुर्ग, कौन सा, जीव रेखा वाला दुर्ग अगर ध्वस्त हो जाए तो फिर तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। अगर वो मर जाएगा तो फिर वो किले की आत्मा, दुर्ग की आत्मा ही मर जाएगी, इसलिए उसको किले की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? किले की आत्मा कहते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? कोई डाउट नहीं है? सो सिंपल सी काग मुक्की और जीव रेखा आगे चल रही। ये भाई इतना ही है क्या आज? चलिए, कल हम अगली क्लास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और राजस्थान के जितने भी दुर्ग होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ तो गडरिया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडरिया, ये आपने सुना ही होगा। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया होगा कि दुर्ग क्या है, कितने प्रकार के वगैरह होते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।